बुद्ध जन्मस्थली लुम्बिनी से आइए अब पोखरा की ओर आगे बढ़ते हैं। पोखरा की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेपाल का एक शहर आता है बुटवल। बुटवल एक सुंदर शहर है अपने आप में, और यहाँ पर आगे बढ़ते समय सिद्ध बाबा मंदिर, जहाँ पे भर्तृहरि गुफा भी है, तो संतों में भर्तृहरि का बहुत नाम है और नाथ संप्रदाय से आप भी दीक्षित रहे हैं, तो उनकी गुफा देखने लायक है। और सिद्ध बाबा मंदिर सड़क के किनारे ही बना हुआ है। तो आइए सिद्ध बाबा मंदिर आपको दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मंदिर की भव्यता और दिव्यता वाकई में देखने लायक है। और इस मंदिर से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सड़कों की निष्ठुरता और धूल के गुबार आपके गाड़ी के आगे आ जाएंगे। विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा नेपाल इस समय सड़क के प्रगति पर है, जो 4 लेन बना रही है यहाँ के सड़क। और 4 लेन में एक भी लेन तैयार नहीं है, 4 के चारों लेन एक साथ वो बना रहे हैं। इस कारण से ऐसे दृश्य देखने में आ रहा है। लेकिन चलिए, अब सड़कें जब 2 साल में लगभग बन के तैयार होंगी तो देखा जाएगा। इस तरह से रात्रि 11 बजे हम पोखरा पहुंच गए। पोखरा में हमारा आशियाना होटल कुंजा रहा। 4000 प्रतिदिन नेपाली रुपए में ये हमें प्रॉपर्टी मिली है। प्रॉपर्टी वाकई में सुंदर है और कमरे भी अच्छे हैं, एसी रूम है और कमरे से अटैच बालकनी है। बालकनी के आगे जो सड़क मुख्य मार्ग, जो फेवा मार्ग है, बालकनी से बैठकर आप जी भर के निहार सकते हैं। तो कमरों में कोई शिकायत नहीं है, कमरे अच्छे हैं और होटल भी अच्छा है। तो चलिए, इसके बाद आगे आपको ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। पोखरा में दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से कर रहे हैं। आइए ब्रेकफास्ट का नज़ारा आपको दिखाते हैं। सामने की पहाड़ियाँ और ये रजवाड़ी रेस्टोरेंट, ये अपना इंडियन रेस्टोरेंट है और इनका रेट भी बहुत जेन्युइन है, इसलिए हम आप सभी को प्रेफर करेंगे कि आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पूर्व सभी की राय बनी कि थोड़ी ब्रेकफास्ट ले लिया जाए, उसके बाद माता जी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो फिर लगातार दिन भर हम लोग पर्यटन में व्यस्त रहेंगे। तो ये रजवाड़ी रेस्टोरेंट, ये रहने वाले जयपुर के हैं और राजस्थान के फ्लेवर के साथ इन्होंने यहाँ रजवाड़ी रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया हुआ है। और फेवा लेक पूरा का पूरा पोखरा शहर को 3 तरफ से घेरे हुए है। तो ये स्ट्रीट नंबर 6 है। स्ट्रीट नंबर 6 पर ये रजवाड़ी रेस्टोरेंट है और इनके ब्रेकफास्ट का आनंद हम सभी ने लिया है और अभी आपको दिखाते भी हैं। हम लोगों ने पूड़ी सब्जी चाय का स्वाद इन्हीं के रेस्टोरेंट में लिया है और इनके रेस्टोरेंट से फेवा लेक का नज़ारा बहुत सुंदर है। फेवा लेक की चंद सीढ़ियाँ उतर कर हम चाहें तो फेवा लेक में नौका विहार भी कर सकते हैं। तो नौका विहार का आनंद भी आप यहाँ नीचे उतर के फेवा लेक में कर सकते हैं और इस तरह से ये फेवा लेक भी देखते जाइए, चाय की चुस्कियाँ लेते जाइए। कहने को नेपाल हिंदू राष्ट्र है, परंतु
यहाँ पर नॉन वेज का प्रचलन 99% है और ऐसे में प्योर वेज रेस्टोरेंट का मिल जाना मायने रखता है, जिनमें से रजवाड़ी रेस्टोरेंट हम लोगों ने बड़ा मेहनत करके खोजा है। और ये चंद सीढ़ियाँ उतर के जो नौका विहार की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ कुछ लोग नौका विहार कर भी रहे हैं। विजिबिलिटी सुबह के 9 बजा है, इस समय विजिबिलिटी बहुत लो है और कुछ धुंध या कोहरे का असर है इस पानी पर। तो ये फेवा लेक है और फेवा लेक के ठीक सामने रजवाड़ी रेस्टोरेंट है और ये रहा पूड़ी सब्जी और साथ में चाय की चुस्कियाँ और सामने फेवा लेक। अब इसके बाद आइए विंध्यवासिनी मंदिर, पोखरा, नेपाल। इस समय हम सभी विंध्यवासिनी मंदिर के समीप हैं और ये चारों तरफ वहाँ का प्रांगण आप देखिए। देखने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि ये मंदिर का ये स्थल अति प्राचीन है। वैसे तो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, लेकिन यहाँ पर भी माँ विंध्यवासिनी का मिलना वाकई में हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है नेपाल राज्य में। तो आइए विंध्यवासिनी मंदिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तीन सिस्टर है। ये भाई हमारे जो है, ये एक देखिए हमारी ये पूजा सिंह, ये बरेली से हमें मिल गई। और बताइए भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की थोड़ी गर्मी है हाँ। और अगर थोड़ा ठंडा होता तो माहौल और अच्छा लगता, मज़ा एंजॉय करता। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है भाई? ये देखिए, ये हमारी जो है रेखा सिंह जी, ये आजमगढ़ से हैं और ये भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आ गई। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा हाँ है। भाई। हम लोग दर्शन करेंगे, थोड़ा गर्मी है अच्छा। और लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पूजा जी के हस्बैंड जी। हाँ भाई, संजय जी जी सर, कैसे हो? बहुत मजे में भाई। और हेलो, हाय। चलेंगे? मजा महसूस कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए चलें हम लोग? चलिए सर, चलिए। ओके। आपके साथ चलना है भाई जी। आप मार्गदर्शक हैं। माँ विंध्यवासिनी का धाम एक टीले के ऊपर है। लगभग 30 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा और अशक्त लोगों के लिए प्रशासन ने यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था भी की है। तो आइए चंद सीढ़ियाँ चढ़ के और माँ विंध्यवासिनी के धाम में चलते हैं। साथ ही साथ ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि इस टीले के ऊपर से पोखरा शहर का अवलोकन करना वाकई में बड़ा सुंदर अवलोकन होना चाहिए। तो चलिए कुछ कदम ताल करते हुए हम सभी माँ विंध्यवासिनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर और चंद सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ आ गईं और कुछ श्रद्धालु हमारे चढ़ भी रहे हैं। तो चलिए इसी श्रद्धालुओं के बीच में हम भी माँ के दर्शनार्थ ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर चलकर आपको ज्वाइन करेंगे। सीढ़ियों से चढ़कर जब हम ऊपर आए तो माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के चारों ओर यह स्वर्णिम प्रदक्षिणा पथ हमारे स्वागत के लिए तैयार है और इसके चारों ओर श्रद्धालु प्रदक्षिणा करते हुए दिख भी रहे हैं। कुछ श्रद्धालु इसी पथ पर बैठकर थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं और ये सामने त्रिशूल दिखने का आशय यही है कि इसमें लगता है भगवान शंकर सपरिवार विराजमान होंगे, तो वहाँ भी चलेंगे। और साथ ही साथ प्रथम ऑब्जेक्ट माँ विंध्यवासिनी का दर्शन है। तो चलिए सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। और दर्शन करते समय कैमरे की सीमा थोड़ी लंबी कर दिया है प्रशासन ने, जिसकी वजह से थोड़ा सा माँ का दर्शन
डिम सा दिखेगा आपको, लेकिन इसी तरह से आप माँ का दर्शन करिए और फिर हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे। माँ के द्वार पर ब्रश के 2 सिंह आप देख पा रहे होंगे, बहुत सजीव से लग रहे हैं और इस तरह से माँ विंध्यवासिनी का दर्शन हम सभी ने किया और हमारे साथ आपने भी किया। अब आइए, ये सामने एक मंदिर है, इसमें राधा कृष्ण, सीताराम और लक्ष्मी नारायण तीनों अलग अलग वीथिका में विराजमान हैं। तो चलिए, यहाँ ऊपर पोखरा शहर का ऊपर से अवलोकन करिए और ये माँ का ध्वज देखिए और ये स्वर्णिम प्रदक्षिणा पथ देखिए और ऊपर से पोखरा शहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब आइए, राधा कृष्ण मंदिर लिए चलते हैं आपको और उन्हीं के ठीक बगल में सीताराम और उसके बाद लक्ष्मी नारायण। भोलेनाथ के दरबार में आइए चलते हैं। भगवान का शिवलिंग इस तरह से बना है, शिवलिंग के ऊपर ही माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय विराजमान हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य देवी देवता यहाँ पे अलग से विराजमान हैं। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित है और यहाँ से पोखरा शहर का दृश्य बड़ा मनोरम लगता है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, चारों तरफ मंदिर प्रांगण के साथ ही साथ आपको पोखरा शहर का पूरा दृश्य दिखाई देगा और मंदिर की प्रदक्षिणा पथ स्वर्णिम आभा लिए बनी है। माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति अति प्राचीन है। साथ ही साथ सीताराम, राधा कृष्ण और लक्ष्मी पति का मंदिर और साथ ही साथ भगवान शिव का भी एक मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो ये पूरा माँ विंध्यवासिनी को समर्पित धाम है जो पोखरा शहर की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तो चलिए, यहाँ से किसी और स्पॉट पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। महेंद्र गुफा, पोखरा में महेंद्र गुफा वाकई में बहुत सुंदर प्लेस है। इसकी एंट्री फीस नेपाली रुपए में 80 रुपये और इंडियन करेंसी में 50 रुपये है। तो आइए, आपको महेंद्र गुफा अंदर चल के दिखाते हैं। ये नेचुरल केव है और इस केव के अंदर क्या दिखता है, आइए चल के देखने और दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्राकृतिक गुफा की खोज 1950 के दशक में पोखरा के कुछ चरवाहों द्वारा किया गया और उन चरवाहों ने इसका नाम अंधेरो भवन रखा। नेवारी भाषा के एक अखबार में उस समय इस स्थान का उल्लेख पढ़कर वहाँ के तत्कालीन राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने इस जगह को देखने का फैसला किया और अपने दौरा के दौरान इस गुफा को आधिकारिक गुफा उन्होंने घोषित किया और उद्घाटन के बाद इस अंधेरो भवन का नाम उन्हीं के नाम पर महेंद्र केव रखा गया। ये पूरी की पूरी गुफा प्लिस्टोसीन चूना पत्थर से प्रकृति ने स्वयं बनाया है और प्रवेश द्वार के साथ ही निकास द्वार भी एक अलग से है, लेकिन निकास द्वार थोड़ा टफ है और बहुत हाइट पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
इसमें साधारण व्यक्ति के चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम आपको निकास द्वार जरूर दिखाएंगे। अब हमारे साथ बने रहिए और आपको मैं इस गुफा के अंदर जो प्राकृतिक तौर पर गणेश और रिद्धि सिद्धि और साथ में शंकर भगवान और हमारे लक्ष्मी नारायण इस तरह की प्रकृति ने स्वयं बनाया है, ये निकास द्वार है जो आप अभी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रकृति के द्वारा निर्मित इस गुफा में जो और देवी देवताओं का आप अवलोकन करेंगे, ये प्रकृति ने स्वयं बनाकर हमें दिया है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और यहाँ के पंडित जी से हम यहाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मय तृणांत प्रियपति गो महवा मय निदिनांत निधिपति गो महवा मय बसोहाम जानी ग्रवंदाम अष्टभुजा शीघ्रवंदाम। ये केव है 1000 ईयर्स ओल्ड केव है, मानव निर्मित नहीं है। राजा महेंद्र नेपाल का राजा था, उसने केव का ओपनिंग किया था 63 ईयर्स पहले। उसने नाम रखा था महेंद्र केव। उसने बोला था यहाँ सिद्धि विनायक का पूजा करना है, शंकर भगवान का पूजा करना है, हनुमान जी का, नागराज का। ये प्राकृतिक केव देखने के लिए विश्व के पर्यटक आता है। ये सब चूना पत्थर से बन रहे हैं पूजा। ये गणेश जी हैं और रिद्धि सिद्धि कहाँ पे हैं? रिद्धि सिद्धि गणेश का मूर्ति स्वयंभू। हाँ नहीं, वो तो स्वयंभू दिख रहा है। रिद्धि सिद्धि का मूर्ति कहाँ पे है? हमने ज्योतिष निर्णय किया था, ये स्वयंभू नेचुरल मूर्ति। अच्छा अनुभव करना। ओके। नागराज जी नेचुरल, शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान विष्णु का ये मूर्ति प्रकृति अपने आप बना रही है। और ये देखिए सामने इधर लक्ष्मी जी जैसे मुकुट बना दो। बैठेंगे आप लगा के अपना। देखिए ये रियल नाग देवता के दर्शन फन बना हुआ है। और हम अपना बैठे नहीं, हम लगाए फल लगाए, दर्शन करवाए। नागिन है ना आपके तो भैया साथ नहीं अच्छा लगेगा। नागिन पूरी फैमिली ला रही है ऐसे। नागिन ला रही है आपको। नागिन कह रहे नागिन है, तुझे लोगों ने छोड़ दिया। पता नहीं सहेली होगी कोई छुट्टी चाहती होगी। आओ केव है एकदम पुरानी। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, इधर से आते हुए अच्छा लग रहा है। वेरी नैरो कैब, बहुत सुंदर है। बड़ा मेहनत करके आ रहे हो आप लोग? कुछ भी नहीं है इधर। हाँ, मेहनत कुछ भी नहीं है। मेहनत नहीं है? बहुत बढ़िया, बढ़िया एक्सपीरियंस है। ओके भाई, चलो यार। कहाँ से आए? हम नेपाल से आए। नेपाल से हो? ओके भाई। महेंद्र केव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गोरखा म्यूजियम है, जिसका प्रवेश शुल्क 50 रुपया इंडियन और 80 रुपये नेपाली है। आइए हल्की सी झलक हम गोरखा म्यूजियम की आपको दिखाते हैं। सेती रिवर बड़ा सुंदर नदी है और इस पार्क के बीच से होकर अभी हम जाएंगे। तो आइए आपको सेती रिवर नदी आपको दिखाते हैं। दूध गंगा का टिकट 40 रुपये इंडियन और 60 रुपये नेपाली है। अब आइए सेती रिवर, जिसको दूध गंगा भी यहाँ बोलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पानी में हाथ नहीं रख पाएंगे, इतना ठंडा है। लेकिन हम लोग कैसा लग रहा है पानी भाई? एकदम ठंडा है। वेरी गुड भाई। कहाँ बर्फ का पानी लग रहा है एकदम? ओके। वो क्या है? झरना की तरह ये बड़ी बेहतरीन आराम से। पानी का कलर देखिए, एकदम मिल्की वाटर है ये, और इसको सेती रिवर बोलते हैं।
और ये हिंदी में दूध गंगा। पंडित जी ये दूध गंगा बोलते हैं या सेती बोलते हैं? इसको नहर बोलते हैं सर। तो दूध गंगा क्या बोलते हैं? दूध गंगा व्हाइट होनाले दूध नदी बोलते हैं। अच्छा, दूध नदी। हाँ, दूध नदी व्हाइट। और सेती क्या है? खेती वही व्हाइट होनाले अच्छा, नेपाली में सेती को व्हाइट, खेती का व्हाइट नदी नहीं बोलते हैं। अच्छा, वो अच्छा। चुना पसर का नाम इसको है ना। अच्छा वो सेती शब्द का अर्थ श्वेत होता है। सेती रिवर माने दूध गंगा। चूँकि श्वेत रंग दूध का होता है, इस वजह से इस नहर का नाम दूध गंगा रखा गया है, जो सीधे हिम शिखर से चलकर और श्वेत रंग धारण करके आती है और सामने बने एनटीपीसी के लिए अपने जल का सदुपयोग कराती है ये दूध गंगा। और उसके बाद ये दूध गंगा का जल एनटीपीसी से फिर बाहर नीचे की तरफ आ जाता है और यही नहर आगे चल के फेवा लेक में जाकर मिल जाती है और फेवा लेक के जल की वृद्धि करती है। तो इस तरह से ये दूध गंगा यहाँ के जनमानस की जीवन रेखा है और जो अपने दूध जैसा जल लोगों को उपलब्ध करा रही है। और वाकई में यह स्थान बहुत प्यारा, मनमोहक और मन को मोहने वाला है। और यहाँ पे देखें, पर्यटक अपना जल के अंदर पैर डाल के बैठे हैं, कोई बार बार टच करके आचमन कर रहा है। तो ये है दूध गंगा। ये दूध गंगा का पानी यहाँ के एनटीपीसी पावर प्लांट में जा रहा है और उस प्लांट में जाने के बाद टरबाइन के बाद वहाँ से पानी नीचे थ्रो होता है और जो खाई के रूप में अभी आप लोगों ने देखा, ये बहुत नीचे की तरफ ये पानी जा रहा है और इसका दृश्य देखना अपने आप में बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। और प्रकृति के नज़ारों के साथ ये सेती रिवर दूध गंगा ये यहाँ पर फेवा नदी की शान बढ़ाती है, फेवा रिवर का। और फेवा रिवर से ही फेवा लेक बनता है। तो ये पूरा का पूरा पोखरा का एक तरह से देखा जाए तो ये सेती रिवर अपने आप में एक जीवन रेखा है। तो चलिए इस स्थल से किसी दूसरे स्थल पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे।